अपने बड़े रखिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि आपके परिवार के भविष्य की गारंटी है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आइए देखते हैं कल रात तक की सुर्खियों से बने सारे करंट अफेयर्स को जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफेयर पे, जहाँ पे भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इस महीने की शुरुआत में अपनी जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। भारत का नाममात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी 4187.017 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो जापान के अनुमानित 4186.431 बिलियन डॉलर से अधिक है। आपको बता दें कि 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। वहीं अगर आईएमएफ को अगर आप देखेंगे तो यह एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन, जो कि फंडेड होता है 191 कंट्रीज के द्वारा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा की गई थी। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। वहीं आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इनके फाउंडर्स का नाम आप बताइए। इनके फाउंडर्स का नाम जे केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट है। ये समझ लेते हैं नॉमिनल जीडीपी को भी। नॉमिनल जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है, जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजन किए बिना वर्तमान बाजार मूल्यों का उपयोग करके मापा जाता है। यानी नॉमिनल जीडीपी आपका टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है सभी गुड्स और सर्विसेज का जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसको मापने का तरीका करंट प्राइस पे होता है और वहीं हम इसको इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं। वहीं अगर चार सबसे बड़ी इकोनॉमीज को देखें पे आप यूएस को पाएंगे, वहीं दूसरे नंबर पे चाइना को पाएंगे, तीसरे नंबर पे जर्मनी को पाएंगे और चौथे नंबर पे भारत को पाएंगे और पांचवें नंबर पे जापान को पाएंगे। पढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट रिपोर्ट को जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वहीं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता था, जो 2021 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है। वहीं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वहीं अगर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को देखेंगे तो आईएमएफ द्वारा पब्लिश किया जाता है। आइए इंडेक्सेस और देखते हैं उसमें भारत की रैंक। अगर जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से देखेंगे तो भारत की रैंक चौथी हो गई है। वहीं टॉप पर यूएसए है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें स्थान पे है, वहीं पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है। वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है और डेनमार्क इसमें टॉप है। अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 40वां है और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान 5वां है, वहीं चाइना इसमें टॉप पर है। और ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है और यूएसए टॉप पर है। आइए देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 39वां है, वहीं स्विट्जरलैंड टॉप पर है। वहीं आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत की रैंक पहली है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा स्थान 10वां है, यूएसए टॉप पर है। रेडीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान 35वां है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो हमारा आईआईटी बॉम्बे 220वां स्थान पे है, यानी टॉप 100 और टॉप 200 में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की कोई रैंकिंग नहीं है। वहीं ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारा स्थान 13वां है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे 13वां स्थान पे है। उसी तरह अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग देखेंगे तो भारत की रैंक चौथी है, यूएसए पहले नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा स्थान चौथा है, यूएसए का पहला है। डिफेंस बजट में हम तीसरे स्थान पे आते हैं, जहां पर हम 76.6 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं। वहीं अगर एचडीआई रिपोर्ट को देखा जाए तो भारत का स्थान 134वां है। ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स में हमारा स्थान 105वां है। वहीं टॉप कंट्रीज में बेलारूस है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम, जो काफ़ी चर्चा में रहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस
रिपोर्ट में हमारा स्थान 126वां है, वहीं जेंडर इनइक्वालिटी में हमारा स्थान 122वां है और आइसलैंड टॉप है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी फिनलैंड आपको टॉप पर है, क्योंकि फिनलैंड और आइसलैंड हमेशा पीछे जाएँगे, इसलिए आपको इनका नाम भी याद रखना है। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 8वां है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। वहीं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक बहुत ही खराब है, 176वां स्थान है और डेनमार्क इसमें भी टॉप है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को देखें तो हमारा स्थान 85वां है और वीज़ा फ्री एक्सेस हम 59 कंट्रीज़ में कर सकते हैं। वहीं टॉप रैंक पर हमारा फ्रांस है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है राइजिंग नॉर्थ इंडिया इन्वेस्टर समिट 2025 को। पीएम मोदी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट सबसे डाइवर्स रीजन है हमारे नेशन का। वहीं ईस्ट का मतलब उन्होंने एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन और ट्रांसफॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नॉर्थ में ईस्ट को केवल एक फ्रंटियर रीजन के नाम से जाना जाता है, इन आज वह फ्रंट रनर ग्रोथ के टर्म में कर रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट जो है एक कंप्लीट पैकेज है टूरिज्म के लिए, और उन्होंने जीरो टॉलरेंस बताया कि हमारी सरकार की नीति जो है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट जो है एक की डेस्टिनेशन है एनर्जी सेक्टर्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स के लिए। आइए बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट पर बनने वाले सवालों को भी देखते हैं, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। उससे पहले अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको 8 राज्य नजर आएंगे, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम है। वहीं अगर आप साइड बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ पर आपको म्यांमार दिखेगा। वहीं अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो बांग्लादेश मिलेगा, और वहीं अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो चाइना मिलेगा। आइए इनसे बनने वाले सवालों को भी देखते हैं, जहाँ पर लैंड ऑफ राइजिंग सन आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। वहीं मेजर फेस्टिवल जो नागालैंड में सेलिब्रेट होता है उसको हॉर्नबिल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं असम की लाइफलाइन नदी ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में भी मिजोरम का है। वहीं मेघालय में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप खासी है, लेकिन आपको तीनों नाम याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे पूछा गया था कि असम के डिगबोई में पहला रिफाइनरी जो है इस्टेब्लिश किया गया था। डेम्पा टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है कि मिजोरम में है। केवल फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो पूरे वर्ल्ड में है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, उसका नाम है किवू लामजाओ नेशनल पार्क। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूछेंगे कि इनका शेयर भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ कौन सी कंट्री करती है, तो आपको समझ में आएगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड का आपको पता होना चाहिए इंग्लिश। अपने अगले करंट अफेयर पर, जहां पर इंडिया ने होस्ट किया है सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर के। आपको सेंट्रल एशिया कंट्री में 5 कंट्रीज आते हैं, जिनका नाम है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान। आप देखेंगे इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं इनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में जा सकता है कि सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान। वहीं कौन सा रिवर जो है सेंट्रल एशिया से फ्लो होता है और अराल सी में गिरता है, तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है आमू दरिया। वहीं लैंड ऑफ गोल्डन ईगल किस सेंट्रल एशियन कंट्री को कहते हैं, तो उसे कहते हैं किर्गिस्तान को। वहीं इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना था, तो 2017 में बना था। सेंट्रल एशियन कंट्री है जो शेयर करता है बाकी सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ, तो उसका नाम है उज्बेकिस्तान। इसको आपको मैप में भी जरूर देख लेना चाहिए। अगर आप उज्बेकिस्तान को देखेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान से भी, कजाकिस्तान से भी, किर्गिस्तान से भी और ताजिकिस्तान, यानी कि बाकी चारों सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बॉर्डर को टच करता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिटी जो है कल्चरल कैपिटल है सेंट्रल एशिया का, तो आपको पता होना चाहिए समरकंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी केवल सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कम्प्लीटली सराउंडेड है लैंडलॉक कंट्रीज से, तो आपको पता होना चाहिए उज्बेकिस्तान। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो उज्बेकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान से भी, यानी इस सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। वहीं बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है किस सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होकर गुजरता है, तो सारे से सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा संचालित होता है वह गुजरता है सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। वहीं सेंट्रल एशियन नेशन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि सेंट्रल एशियन नेशन के पास सबसे बड़ा दुनिया का नेचुरल गैस का भंडार है, तो ये है तुर्कमेनिस्तान। वहीं एंसेंट सिल्क रोड जो चाइना को यूरोप से कनेक्ट करता था, वह किस सेंट्रल एशिया सिटी से गुजरता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समरकंद।
बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पंचायत स्तर तक परिचालन पूर्वानुमान के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन यानी 6 किलोमीटर संख्यात्मक वैश्विक मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है, जिससे अन्य चीज़ों के अलावा अत्यधिक वर्षा की घटनाओं से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। देश को मॉडल समर्पित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वदेशी रूप से निर्मित बीएफएस को 5 महिला वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विभाग ने संभावित नुकसान को रोककर और रुपए से संभावित लाभ को बढ़ाकर 50,000 करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। आइए जानते हैं आईएमडी के बारे में। आईएमडी एक इंडियन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है। वहीं इसका काम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, वेदर फोरकास्ट करना और सिस्मोलॉजी को मेजर करना है, यानी अर्थक्वेक से संबंधित। वहीं इसका फाउंडेशन 15 जनवरी 1875 को हुआ था, जिसके डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है कृषि उद्योग समागम 2025 को। तो आपको याद रखना है, कृषि उद्योग समागम जो मध्य प्रदेश में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, वहाँ जगदीप धनखड़ साहब यानी वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है कृषि उद्योग समागम 2025 को। इसका एम है कि मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जाए। आइए बढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट से बनने वाले सवाल की ओर, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितने का होता है, तो आपको पता होना चाहिए वह 5 साल का होता है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से केवल इलेक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल डील करता है वाइस प्रेसिडेंट से, तो आर्टिकल 63, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी रोल वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, तो वह हेड ऑफ राज्यसभा होता है। वहीं एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। तो यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ए एंड सी दोनों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच वोटिंग सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वहीं आपको पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के पद पर मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकता है, तो उसकी अवधि होती है 6 महीने। वहीं वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल कितनी बार तक हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है। वहीं आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में से वाइस प्रेसिडेंट में ट्रू कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो जर्मनी में आयोजित हुआ है, वहां पर संभावी ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। वहीं अगर संभावी के गोल्ड से बात करें तो इंडिया ने जंप कर लिया है पॉइंट टेबल में अपने आप को टॉप स्थान पर 8 मेडल के साथ, जिसमें 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। आगे आने वाले अपडेट्स में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वहीं नोवाक जोकोविक जो है 3rd ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 100 ATP टाइटल्स जीत लिए हैं। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। आइए बाकी पीछे के रिकॉर्ड्स को भी चेक कर लेते हैं, जहां पर जिम्मी कॉनोर का सबसे अधिक 109 टाइटल्स का रिकॉर्ड है। वहीं रॉजर फेडरर 103 का और नोवाक जोकोविच मैंने आपको बताया कि 100 टाइटल्स का रिकॉर्ड है। वहीं इनके पीछे राफेल नडाल से भी आपसे पूछा जा सकता है, जो 92 टाइटल्स के साथ 5वें स्थान पे है। आइए समझते हैं जो टेनिस से रिलेटेड आपको सवाल बन सकता है। जो 4 तरह का टेनिस होता है, जिसे बोलते हैं फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और US ओपन। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और मेलबोर्न में खेला जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है पेरिस में। वहीं विंबलडन जो है क्रास कोर्ट पे खेला जाता है लंदन में, और US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है न्यूयॉर्क सिटी में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया गया। थायराइड एक ग्रंथि है जो आपके गले के पास होती है। आइए देखते हैं थायराइड से संबंधित प्रश्नों को, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, तो आपको पता होना चाहिए थायरोक्सिन यानी T4। प्राइमरी फंक्शन थायरोक्सिन यानी T4 का ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो इसका काम होता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। कौन सा मिनरल इसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है आयोडीन। आपको बताना है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की कंडीशन को काउज करने वाला इनमें से
क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपरथायराइडिज्म। अगर नेक में स्वेलिंग हो जाता है, जब थायराइड ग्लैंड आपका बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्वाइटर यानी घेंघा। वहीं ग्रेव्स डिजीज़ किसका एग्जाम्पल है, तो ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म का एग्जाम्पल है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है थायराइड फंक्शन को जांचने के लिए, तो इसका टेस्ट का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। वहीं सबसे कॉमन काउज हाइपोथायराइडिज्म का वर्ल्ड वाइड में क्या है, तो एक ही कारण है, आयोडीन डेफिशिएंसी। वहीं क्रेटिनिज्म इज काउज्ड बाय, तो पूछा गया है आपसे क्रेटिनिज्म इज काउज्ड बाय, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स है इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स यानी कि बच्चे में से कौन सा सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म का, तो आपका इंक्रीज्ड हार्ट रेट सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म का। पहला चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से मुंबई अगले महीने चलेगी, तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चेरी कार्गो ट्रेन किस स्थान से किस स्थान तक चालू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर से मुंबई तक। वहीं ऑबिचुअरी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका की एक्ट्रेस यानी मलानी फोनसेका का निधन हो गया है। तो ये थे आज के बनने वाले करंट अफेयर जो आपको सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। थैंक यू।